बहुत डिकेड तक एक्सपर्ट ये मानते रहे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है हमारी कंट्री में, तो ये एक बहुत बड़ा बुरा मतलब बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है और रिसोर्सेज उस हिसाब से इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और पॉपुलेशन बहुत स्पीडली इंक्रीज हो रहा है, तो आने वाला जो वक्त होगा वो बहुत खराब होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे थे। बहुत दशकों तक ऐसा माना गया, लेकिन इसके बाद फिर पासा पलटा और लोग ये कहने लगे, वो गालिब का शेर है कि मजबूरियां इतनी बड़ी कि आसान होने लगी। तो कहने का मतलब कि एक्सपर्ट ने सीधे सीधे 360 डिग्री चेंज करते हुए ये बोलने लगे कि एक अच्छी खबर, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो एक अच्छी खबर है। इससे क्या होगा कि बहुत सारे यूथ आएंगे हमारी कंट्री में, और यूथ आएंगे तो जॉब्स क्रिएट होगी, यूथ आएंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा, यूथ आएंगे तो डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा। और इसके साथ साथ एक्सपर्ट ने ये भी बोल दिया कि ये एशियन टाइगर्स के नाम से कुछ कंट्रीज को जाना जाता है, वो चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे ताइवान हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे चाइना, ये 5 कंट्री को साउथ एशियन किंग के नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी इंक्रीज हुआ है, और चूंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है तो उसमें यूथ की संख्या इंक्रीज हुई है, यूथ की संख्या इंक्रीज हुई है तो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज्यादा हुआ है, और प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज्यादा हुआ है तो इनकी इकोनॉमी ग्रो की। तो ये एक अच्छी खबर है। और इसीलिए गवर्नमेंट भी, इंडिया की सरकार भी, ऐसा राइटर लिखते हैं कि बहुत ज्यादा एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहा है ताकि ह्यूमन कैपिटल को बनाया जा सके। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पे, ट्रेनिंग पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से हम मानते हैं, उस पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही है ताकि हम एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल अपनी कंट्री में प्रोवाइड करा सकें, और इससे हम सुपर पावर की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये 5 कंट्री का जो मैंने नाम लिया है, इनके इनके यहाँ भी पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ था, और इस वजह से ये लोग इतनी जल्दी डेवलप हो गए क्योंकि उसको चैनलाइज कर सके, वो पोटेंशियल को, जो पॉपुलेशन था उस पोटेंशियल को इन्होंने चैनलाइज किया। यदि हम चैनलाइज नहीं करेंगे तो फिर वो अपने तरीके से उस एनर्जी को यूज करेंगे, और हो सकता है कि कंस्ट्रक्टिव वे में उसको यूज नहीं करें। इसके साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जा रही है। आप लोगों को मैं बता दूं कि पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, और अभी 2014 से लेकर 2018 का डेटा मैं आपको बताऊं तो 70 साल हो चुका है। इससे पहले जो 1970 से 1975 की बात कर रहा है, 1970 से 1975 तक, उसमें इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 50 ईयर्स थी। लेकिन अभी 2014 से 18 तक आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल हो गई है। इस डेटा से एक चीज बहुत साफ साफ क्लियर क्लियर ये है कि डेथ रेट काफी कम हुआ है, मेडिकली हम हेल्थ वाइज बहुत इम्प्रूव किए हैं। और इससे पता है और क्या एक बात होने वाली है कि ओल्ड एज के जो लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनकी संख्या बढ़ने वाली है। क्योंकि देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है, इसका मतलब कि डेथ रेट कम हुआ है, बहुत सिंपल सी बात है। तो उसमें ना इनका संख्या, जो ओल्ड एज के लोग हैं, इनकी संख्या बहुत बड़ी है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी में हमने बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है। इसके बाद राइटर एक बहुत बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो मेरे दिल को छू गई है वो बात। उसमें एक लाइन ये लिखा हुआ है कि किसी देश के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं ना, तो ये मत जाके देखो कि वो देश यूथ को कैसे ट्रीट कर रहा है, जाके ये देखो कि वो देश एल्डर को कैसे ट्रीट कर रहा है, और तब हम उसका आकलन करेंगे। बहुत अच्छी बात है, और बहुत गहरी बात राइटर ने लिखा कि किसी देश के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये मत जाके देखिए कि वो देश यूथ को कैसे ट्रीट करता है। क्योंकि देखो, उगते हुए सूरज को सभी प्रणाम करते हैं। यदि आज हम सफल हैं, हम अच्छे हैं, तो हम सबके लिए आंखों के तारा है। और यदि हम कल होके असफल हो जाते हैं तो हमको कोई नहीं पूछता है। इंडिया की टेंडेंसी है, और आई डोंट थिंक इंडिया की ही टेंडेंसी है, हर जगह की ऑन एन एवरेज यही कहानी। तो इससे राइटर इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और राइटर ने ये बोला है कि उस देश में जो एल्डरली पीपल हैं, सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, इस हिसाब से उस कंट्री के बारे में पता लगाया जाना चाहिए। यूथ को तो सब कोई अच्छे से ही ट्रीट करेगा क्योंकि वो प्रोडक्टिव होते हैं, वो काम करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके बारे में अच्छा ही कहा जाएगा।
इसके साथ साथ इन्होंने एक और डेटा बताया है कि 2031 तक 195 मिलियन टोटल एल्डर लोगों की संख्या हो जाएगी। 2031 तक 195 मिलियन एल्डर लोगों की संख्या हो जाएगी। और वही डेटा 2050 तक का लें हम, तो ये कह रहे हैं कि 300 मिलियन के आसपास एल्डर लोगों की संख्या हो जाएगी। तो इसीलिए हमको कोई अच्छी पॉलिसी फॉर्मुलेट करने की जरूरत है। और यदि हम नहीं करेंगे फॉर्मुलेट, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और डिपेंडेंट हो जाएंगे तब मुश्किल है। फिर तो डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उससे क्या क्या इश्यूज होगा वो आगे राइटर बताते हैं। तो इनको ठीक, और ये बहुत प्रोडक्टिव है, इनके अंदर मतलब एक पोटेंशियल एसेट है। तो इनका इनका मतलब सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, इनका ठीक रहना बहुत जरूरी है। ये ठीक नहीं रहेंगे तो इनके पोटेंशियल को हम कैसे चैनलाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक सर्वे का नाम लिया है, LASI। मेरे हिसाब से लस्सी करके याद रख सकते हैं, LASI से लस्सी होता है। तो इसमें कहते हैं कि ये इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्गिट्यूडनल एजेइंग स्टडी इन इंडिया। लॉन्गिट्यूडनल एजेइंग स्टडी इन इंडिया। एजेइंग मतलब वो एजेइंग होना, एजेड हो जाना। तो लॉन्गिट्यूडनल एजेइंग स्टडी इन इंडिया का रिपोर्ट ये कहता है कि सीनियर सिटीजन जो भी हैं उसमें से 11% ऐसे हैं जो किसी न किसी डिसेबिलिटी से प्रभावित। डिसेबिलिटी का मतलब मेंटल डिसऑर्डर है, या विजुअल डिसऑर्डर है, या हियरिंग डिसऑर्डर है, या लोकोमोटर डिसऑर्डर है। मेंटल डिसऑर्डर मतलब कहीं ना कहीं दिमाग से वो भूल जाते होंगे, चीजों को जल्दी रिकॉल नहीं कर पाते होंगे। विजुअल का मतलब आंखों से उतना ढंग से नहीं दिख पाता होगा जितना हम लोगों को दिखता है। मुझे तो अभी भी नहीं दिखता है वैसे तो। तो अब वो हियरिंग डिसऑर्डर हो गया। इसके साथ हाँ, विजुअल मैंने बता दिया। हियरिंग डिसऑर्डर की बात यदि हम करें तो सुन कम पाते हैं, बहुत कम लोग सुनते हैं। जैसे मेरी मामी है, बहुत कम सुन पाती हैं, बहुत तेज बोलो तो उनको आवाज आती है। और लास्ट में लोकोमोटिव मतलब चलने में कठिनाई होती है, ढंग से नहीं चल पाते हैं वो। तो 11% ऐसे लोग हैं जो इससे ग्रसित हैं, किसी न किसी डिसऑर्डर से, डिसेबिलिटी से ग्रसित। इसके साथ साथ ये भी कहता है कि 58 लाख लोग जो है ना, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हर साल मर जाते हैं। 58 लाख सीनियर सिटीजन की बात मैं कर रहा हूँ। इसके साथ साथ इन्होंने एक और डेटा बताया कि 60 से लेकर 74 ईयर्स के जो लोग हैं उनको कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट हार्ट रिलेटेड डिजीज बहुत सारा है। 34% के आसपास से रेशियो बताते हैं राइटर कि 60 से लेकर 74 ईयर्स के जो लोग हैं उसमें से 34% ऐसे लोग हैं जिनको दिल की बीमारी है। और यदि 75 साल से ऊपर कर दीजिएगा ये डेटा, तो वहां पे 37% के आसपास इनका रेशियो चला जाता है। कि 75 ईयर्स और एबव जो है उसमें 37% आ गया। और 60 to 74 ईयर्स की बात करें तो उसमें 34% तक जो है उनको दिल से रिलेटेड बीमारी हो है। अब राइटर ने चैलेंजेस बताते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या है। देखो चैलेंजेस क्या है, पहला तो यदि कोविड-19 का हम ले लें तो अच्छी बात थी, कोविड-19 की वजह से बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई। आई थिंक ये टेलीमेडिसिन बहुत ज्यादा यूज किया गया। टेलीमेडिसिन से लोगों को जांच किया गया, उनको दवाइयां दी गई, उनको आने की जरूरत नहीं थी, वहीं से उनका सब कुछ हो जाता था। वो टेलीमेडिसिन से था। तो टेलीमेडिसिन एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन बन के उभरा। ब्लड बहुत सारा टेस्ट वगैरह भी ये लोग ऑनलाइन ही कर लेते थे। लेकिन इसमें राइटर ये बताते हैं कि ये सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सिमट के रह गया। विलेज एरिया में टेलीमेडिसिन उतना इफेक्टिवली नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया जितना अर्बन एरियाज में होता है। और बहुत सिंपल सी बात है, विलेज एरिया में कैसे इम्प्लीमेंट होगा, वहां पे नेटवर्क का इशू है। इसके साथ साथ लोग उतने लिटरेट नहीं है जितने शहर में हैं। डिजिटल लिटरेसी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब शहर में उस तरीके से नहीं है, गांव में उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट ना, जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय रिटायर हो गया, तो उसके बाद यदि उसको पैसा नहीं मिल रहा है, हालांकि गवर्नमेंट पेंशन वगैरह देती है लेकिन वो सिर्फ सरकारी जॉब के लिए है और अब वो भी पेंशन नहीं है। और जो बाकी पेंशन गवर्नमेंट देती है वो बहुत कम है, जैसे वृद्धा पेंशन वगैरह है। तो उसमें 300 रुपए एक महीने का, 500 रुपए एक महीने का ऐसे पेंशन देती है। उसमें क्या ही होगा 300 और 500 रुपीज। वो ढंग से बीमार पड़ जाए तो कोई नॉर्मल टेस्ट भी नहीं करा सकता है उतने पैसे के। और उसमें भी गवर्नमेंट ऐसे कर देती है कि इतना आपका इनकम है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा आपकी फैमिली में। अब आपको लगता होगा कि भाई जब इनकम है तो नहीं गवर्नमेंट दे रही है, अच्छा तो है, क्या दिक्कत है, जिसको इनकम नहीं है उसको देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है
कि बहुत ऐसी फैमिली रिच होती है लेकिन फिर भी उनके जो एल्डर सिटीजन होते हैं वो पुअर होते हैं। क्यों होते हैं बताता हूँ। उनको ना शर्म आती है अपने बच्चों से पैसा मांगने में। ऑन द सीरियस नोट आई एम टेलिंग, वो अपने से कितना भी मुसीबत में रह लेंगे लेकिन डायरेक्टली मुंह खोल के नहीं मांगते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, उनको बहुत अजीब सा लगता है कि अपने ही बच्चों से हम क्यों पैसा मांगे, तो वो नहीं मांगते हैं। तो एक तो ये चैलेंजेस भी है। ऊपर से ये भी लिखता है राइटर की इंस्टीट्यूशनल हेल्थ सर्विस जो है ना, उस पे इनको ट्रस्ट नहीं है। इंस्टीट्यूशनल हेल्थ सर्विस का मतलब कि बड़े हॉस्पिटल में जाके और अपना इलाज कराना, इस बात से उनको लगता है कि नहीं, अच्छे से इलाज नहीं हो पाएगा, वो पैसा ज्यादा ले लेंगे। स्टेरियोटाइप थिंकिंग ऐसे आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ आप राइटर ये भी लिखते हैं कि फैमिली नेग्लेक्ट करती है। फैमिली नेग्लेक्ट नहीं करती तो ओल्ड एज होम क्यों बने होते। मेरे हिसाब से इंडिया में लगभग बहुत से जगह पे बन चुके हैं। तो नेग्लेक्ट है, इसी वजह से तो वो चले जाते हैं वहां पे। और लास्ट में बोलता है अफोर्डेबिलिटी, मतलब पैसा इतना नहीं होता है उनके पास कि वो अफोर्ड कर सकें उस मेडिकल सर्विसेज को, तो इसलिए भी वहां पे नहीं जाते हैं। तो ये सब चैलेंजेस हैं। अब राइटर एक और बात बताते हैं कि देखो, एक कोविड 19 से ना एक अच्छी पहल आई। कहा जाता है कि जब कोविड 19 का इंजेक्शन लगाया जा रहा था तो सबसे पहले सीनियर सिटीजन को हमने इंजेक्शन लगवाया, अच्छी बात थी। बाकी पॉलिसीज भी, हेल्थ पॉलिसी जो भी है, वो इसी पे सेंटर्ड होना चाहिए कि सबसे ज्यादा आप सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखिए कि उनका हेल्थ अच्छे से रहे, उनको उनके हेल्थ को हम इंश्योर कर सकें। कोविड 19 का डेटा भी लिखता है कि ये 73% ऐसे लोग हैं, अक्टूबर 2021 तक का डेटा दिया है कि 73% लोगों को एक डोज लग चुका था अक्टूबर 2021 में, और 40% लोगों को दोनों डोज लग चुका था अक्टूबर 2021 में। इवन नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि 10 जनवरी से बूस्टर डोज भी लगेगा, और वो सीनियर सिटीजन को लगाया जाएगा सबसे पहले। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि बात की जाए तो फिर से वही हमारे देश की जो कंडीशन है वो बहुत खराब है। इसमें स्टैटिस्टिक्स ऐसे है कि 1000 पेशेंट पे 1.3 हॉस्पिटल्स हैं आपके, 0.65 डॉक्टर्स हैं, और 1.3 नर्सेस हैं। ये कुछ भी नहीं है। और ऐसा टारगेट किया गया है कि 3 मिलियन बेड, 1.54 मिलियन डॉक्टर्स और 2.4 मिलियन नर्सेस की हम बहाली करेंगे आने वाले वक्त में। लास्ट में राइटर ये कहते हैं कि देखो, नए नए स्कीम्स लाने की जरूरत है, और जो पुराने स्कीम्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जैसे आयुष्मान भारत हो गया, या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऐसे करके था, एक आया था। तो इन सब चीजों को बहुत प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और लास्ट में मैं एक लाइन यही बोलना चाहता हूँ कि आपकी हेल्थ पॉलिसी इस तरीके से होनी चाहिए, गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसी या किसी का भी, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, जो इंश्योरेंस वाली हैं, उनका भी हेल्थ पॉलिसी इस तरीके से होना चाहिए कि वो कम्प्लीटली एल्डर जो सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, 60 से अबव ईयर्स के जो भी हैं, उन पे ज्यादा से ज्यादा सेंटर्ड हो। सेंटर्ड सब पे हो लेकिन इन पे बहुत ज्यादा सेंटर्ड हो, क्योंकि ये एक हमारे समाज की धरोहर है, एक एसेट्स हैं। इनके पास बहुत एजुकेशन है, बहुत एक्सपीरियंस है। तो इनके एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इनको सहेज के रखना, इनको ठीक ठाक रखना, इनको प्रोडक्टिव रखने के लिए इनका हेल्दी रहना जरूरी है। और इनके हेल्दी रहने के लिए एक मैसिव स्केल में रिफॉर्म लाने की जरूरत है, खास करके हेल्थ फैसिलिटी में, जिससे हम इन लोगों को एक अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करा